हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम फाइनली आज से स्टार्ट हो चुकी है और आप सभी के लिए फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये लेकर आ चुके हैं। आज है 4 फरवरी 2024। आज हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है बेसिकली कवर करवाएंगे और अब डेली बेसिस पर शिफ्ट वाइज आपको इस चैनल पर एनालिसिस मिलने वाला है। सो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार वीडियोस आपको यहां पर अब मिलने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस की प्रॉपर तरीके से आपको पीडीएफ भी मिल पाए ताकि आप अच्छे से रिवीजन भी कर पाएं, तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। साथ ही टेलीग्राम चैनल और ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर लेना है। इन दोनों के लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, बेल आइकन को जरूर से हिट करके रखिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस आज के हमारे फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन से। जीके जीएस करंट अफेयर के पहले हम क्वेश्चंस कवर करेंगे, उसके बाद में हिंदी की ओर आगे बढ़ेंगे, फिर इंग्लिश और फिर यानी हिंदी, फिर मैथ्स और फिर रीजनिंग, यानी कि इन चारों सब्जेक्ट का ओवरव्यू हम आपको कवर करवाएंगे इस वीडियो में। तो पूरे लास्ट तक आप बने रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन बना है ये है आपका, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य रूप है? तो करेक्ट आंसर आपका केरला हो जाएगा, केरल। कथकली जो है ये केरल का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। क्लियर है? और कथकली जो है ये नृत्य, संगीत और अभिनय का एक मिश्रण है और ये अतीत की कहानियां बेसिकली सुनाती है, खासकर भारतीय महाकाव्यों की, और अपने प्रदर्शन की बारीकियों से दर्शकों को ये मंत्रमुग्ध कर देती है। कौन? कथकली। नर्तक कहानियों की भूमिकाओं जैसे कि राजाओं, देवताओं, राक्षसों आदि को विशेष श्रृंगार और वेशभूषा के साथ निभाते हैं। गायक कथा सुनते हैं और ताल वादक जो है संगीत वाद्ययंत्र इसमें बेसिकली बजाते हैं। क्लियर है? अलग अलग चेहरे के रंग अलग अलग मानसिक अवस्थाओं और पात्रों को दर्शाते हैं। कथकली का जो श्रृंगार है यानी कि मेकअप, वेशभूषा, कॉस्ट्यूम्स भव्य, रंगीन और विविधतापूर्ण बेसिकली इसमें होते हैं। चेहरे पर अनेक तरह के रंग लगाए जाते हैं। कथकली में वेशम या मेक अप 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पच्चा, कत्ती, ताड़ी, करी और मिनुक, ये 5 प्रकार के मेकअप होते हैं इसमें। भारत सरकार के संस्कृति जो मंत्रालय इसके द्वारा 5, देखिए जो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के, इसके द्वारा 9 शास्त्रीय नृत्य जो है ये बेसिकली मान्यता प्राप्त है इनको। तो 9 है। अभी आपका लास्टली जो आपका एड डाउन हुआ है इसमें लास्टली आपका जो एड डाउन हुआ है 17 हुआ है। तो याद रखिएगा। अब इनके हम लिस्ट आपको दे दें क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बना है ये कथकली वाला, किस राज्य से रिलेटेड है? केरल से। तो आप याद रखिएगा, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ओडिसी उड़ीसा का हो जाएगा। कथकली केरल का है। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य है, एक आपका कथकली है, दूसरा मोहिनीअट्टम है ना? तो याद रखिएगा। सत्रिया कहाँ का है? तो ये असम का है। और मणिपुरी मणिपुर का है। तो ये 8 आपको स्पेशली याद रखने हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी ओर आगे बढ़े उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दें। ये हमारी एसएससी जीडी के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है गाइस। सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर अभी आपको मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो जल्दी से कर सकते हैं क्योंकि ये स्पेशल फॉर आपके लिए ये इतनी कम प्राइस है। क्लियर है? और इसमें 500 से अधिक टेस्ट हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है 250 से अधिक स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह, पीडीएफ नोट्स, ई बुक वगैरह अवेलेबल है। तो आप जाकर भी चेकआउट करिएगा। 250 प्लस ये है, 500 से अधिक टेस्ट है, करीबन 700-800 के समथिंग यहाँ पर कंटेंट आपको दिया जा रहा है। सिर्फ 79 यानी कि नाम मात्र के शुल्क पर आपको दिया जा रहा है। ये इतना आपको बेस्ट मटेरियल यहाँ पर मिलेगा कि आपको कहीं भी और नहीं मिल पाएगा इतना बढ़िया। तो एक बार एप्लीकेशन पर डेमो डला है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज तो कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी एग्जाम अभी स्टार्ट हुई है, आज 4 तारीख है। और आप एग्जाम जब भी है आपका उससे पहले यहाँ पर एफएलटीज दे रखे, करीबन 40-50 के समथिंग एफएलटी है। अगर उनकी आप डेली एक एफएलटी की प्रैक्टिस करेंगे तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो स्कोर है काफ़ी हद तक इंप्रूव यहाँ से आप कर लेंगे। क्लियर है? सिर्फ 79, कोई ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। इसमें आपको पूरा मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीके सब कुछ डला हुआ है। जाकर चेकआउट करिएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, नंबर पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न है जो कि आपके एग्जाम में बन रहा है, तो आप जरूर से चेकआउट करिएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये आपका, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY किस वर्ष जो है शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री रोजगार जो योजना है ये योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1993 में शुरू की गई थी। भारत सरकार ने पूरे देश में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना का जो है शुभारंभ किया था। शिक्षित बेरोजगार गरीबों
द्वारा सूक्ष्म उद्यम स्थापित करके शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना को परिकल्पित किया गया था। क्लियर है। और इस योजना में सभी शिक्षित जो बेरोजगार युवा है इनको न्यूनतम योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण शामिल है। वरीयता क्या है? तो महिलाओं, ITI उत्तीर्ण ऐसे व्यक्तियों को दी जाती है जिन्होंने 6 महीने की न्यूनतम अवधि के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित तकनीकी कोर्स किया हो। इसके अलावा एक है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। अगर इसकी बात करें तो ये जो योजना है सरकार के द्वारा 2016-17 का जो बजट था इसमें शुरू की गई थी। तो दोनों को आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है इससे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गुरु MK सरोजा किस नृत्य से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर आपका भरतनाट्यम रहेगा। मद्रास कादिरावेलु सरोजा इनका पूरा नाम है, MK सरोजा, है ना। तो मद्रास कादिरावेलु सरोजा, MK सरोजा का फुल नेम है, याद रखिएगा। एक महान शास्त्रीय नृत्यांगना है जिन्हें भरतनाट्यम के शास्त्रीय नृत्य रूप में एक प्रतिपादक और एक शिक्षक के रूप में उनकी विशेषज्ञता के लिए स्पेशली जाना जाता है। भारत सरकार ने उन्हें कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए 2011 में चौथे नागरिक जो पुरस्कार है पद्मश्री से सम्मानित किया है। भरतनाट्यम जो है ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक प्रमुख रूप है जिसकी जो उत्पत्ति हुई है तमिलनाडु में हुई है, अभी हमने कवर करवाया था आपको। सोमेश्वर तृतीय जो है इनके द्वारा लिखित कन्नड़ पाठ है मानसोलसा, इनमें नृत्य रूप का भी संक्षेप में उल्लेख बेसिकली किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सार्वजनिक परीक्षा यानी कि अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024, इसके तहत पेपर लीक के दोषियों पर लगाए जाने वाला जो जुर्माना है ये कितने रुपए तक हो सकता है? तो करीबन 1 करोड़ रुपए तक हो सकता है जो जुर्माना है पेपर लीक वाला। आपको याद रखना है 2024 में ये एक विधेयक पास किया गया था, फरवरी 2024 में, याद रखना है। केंद्र सरकार ने 5 फरवरी 2024 को संसद में नकल और पेपर लीक पर शिकंजा कसने के लिए एंटी पेपर बिल, है ना, एंटी पेपर लीक बिल पेश किया। और इस बिल का जो पूरा नाम है यह है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। तो विधेयक है 2024 का ये, जो कि 2024 फरवरी में जो है पेश किया गया था। इस बिल के मुताबिक अगर कोई परीक्षा में पेपर लीक करने के आरोप में दोषी पाया जाता है तो उसे 10 साल की सजा के साथ ही 1 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है ये दंड भी झेलना पड़ेगा। पेपर लीक से इतर अगर कोई परीक्षार्थी किसी और के नाम पर परीक्षा में शामिल होता है तो उसे 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए की जुर्माना की सजा भुगतनी पड़ेगी। वही पेपर लीक और नकल के मामले में कोई भी संस्थान शामिल पाया जाता है न सिर्फ उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी बल्कि उससे परीक्षा का पूरा खर्च भी वसूला जाएगा। इस तरह की ये चीजें हैं, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, माइकल फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब की थी? तो 1831 में की थी। माइकल फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज की थी 1831 में। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज है फेराडे ने की थी। क्लियर है। 29 अगस्त 1831 को ब्रिटिश वैज्ञानिक है माइकल फेराडे, इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। फेराडे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विद्युत वाहक बल एक कुंडल में तब प्रेरित होता है जब काइल जो है कुंडली के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह समय के साथ बदलता है। एक परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिमाण है ना, परिपथ के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह के परिवर्तन की समय दर के बराबर बेसिकली होता है। और एक बंद कुंडल में मोड़ की संख्या n तक बढ़ाकर प्रेरित विद्युत वाहक बल को बढ़ाया जा सकता है। चुंबकीय जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। ये एक बदलते चुंबकीय क्षेत्र में एक विद्युत सुचालक में एक विद्युत वाहक बल का उत्पादन है। ये तब होता है जब एक सुचालक को एक गतिशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यानी ऐसी विद्युत स्रोत का उपयोग करते समय, या जब एक कंडक्टर लगातार स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा होता है। आंद्रे मेरी जो है एम्पियर ने, इनका पूरा नाम है आंद्रे मेरी एम्पियर, इन्होंने विद्युत टेलीग्राम की खोज की थी, ग्राफ की। हेंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने पाया कि बिजली और चुंबक के बीच में एक संबंध था। और बोर ने सबसे पहले यह पता लगाया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में गति करते हैं और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है एक तत्व के गुणों को निर्धारित करती है। तो आप याद रखिएगा गाइस। देखिए आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चंस अभी तक हम आपको बताइए, हर एग्जाम का लगभग कितने दिनों से एग्जाम, काफ़ी टाइम से, है ना, आपको एनालिसिस कवर करवा रहे हैं। ये जो आपको डिटेल्ड हम कवर करवाते हैं इन्हीं में से आपका नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस बनता है। तो इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, इसको बिल्कुल स्किप भी ना करें, पूरा अच्छे से पढ़ें क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, वहाँ कौन सा पौधा है जिसका फल ऊपर की तरफ बढ़ता है? इसका नाम स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी पौधा है। स्ट्रॉबेरी एक ऐसा पौधा है जिसका फल ऊपर की तरफ बढ़ता है। स्ट्रॉबेरी के फल
के बाहर खाने योग्य बीज होते हैं। स्ट्रॉबेरी के बारे में अगर बात करें तो एक पुंज फल है ये, यानी इसमें एक से ज़्यादा फल होते हैं। स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी और मैग्नीज, इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट, फोलेट, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे कई पोषक तत्व बेसिकली स्ट्रॉबेरी में पाए जाते हैं। स्ट्रॉबेरी के बाहर दिखने वाले जो बीज है वास्तव में छोटे फल होते हैं, जिनमें से हर एक में एक बीज होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी से, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन किस अनुच्छेद में आता है? तो यूपीएससी जो आता है आर्टिकल, किस आर्टिकल में आता है ये आपसे पूछा है, तो आर्टिकल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए अनुच्छेद 315 से 323 तक जो है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में चीजें हैं, तो याद रखना है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 के तहत आता है। ये एक संवैधानिक निकाय है। संघ लोक सेवा जो आयोग है यूपीएससी एक केंद्रीय भर्ती संस्थान है जो केंद्रीय सेवाओं की अखिल भारतीय सेवाओं और समूह ए और बी की नियुक्ति और परीक्षा के लिए बेसिकली जिम्मेदार है। यूपीएससी की बात करें, इसका जो गठन हुआ था ये 1 अक्टूबर को हुआ था 1926 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यूपीएससी के जो वर्तमान में चेयरमैन है, अध्यक्ष है, इनका नाम है श्रीमती प्रीति सूदन। याद रखिएगा मनोज सोनी थे इनसे पहले, क्लियर है। अभी वर्तमान में श्रीमती प्रीति सूदन, अप्रैल 2025 में ये भी रिटायर्ड हो जाएगी। यूपीएससी के पहले जो अध्यक्ष है इनका नाम है सर रॉस बेकर और यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो बात करें संघ लोक सेवा आयोग से जुड़े कुछ आर्टिकल की, क्योंकि यहाँ से आपका आर्टिकल से ही क्वेश्चन बनाए, तो 315 से 323 तक यूपीएससी से रिलेटेड है। इनमें भी थोड़ा सा डीपली अगर पूछे जाए तो इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 315 में क्या है, अनुच्छेद 315 में क्या है, या फिर संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 315 में है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति है और कार्यकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आपका यह अनुच्छेद है 316। 317 जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 317, इसमें लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाना और निलंबित करना आता है। अनुच्छेद 318 जो है ये लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवाओं की शर्तों के बारे में नियम बनाने की शक्ति देता है। आर्टिकल 319 है ना, अनुच्छेद 319 जो है लोक सेवा आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध है। और अनुच्छेद 320 जो है ये लोक सेवा आयोगों के कार्य से रिलेटेड है। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोगों के व्यय से रिलेटेड है। और अनुच्छेद 323 जो है लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन से रिलेटेड है। तो अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक आपको स्पेशली याद रखना है सभी। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर शिफ्ट में क्वेश्चंस डेफिनेटली बनता है। नेक्स्ट देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा है अकबर और किसके बीच में युद्ध के बारे में क्वेश्चन एग्जैक्ट यहाँ पर ये जो वर्ड है मिसिंग है। इस तरह से अकबर के और किसी के बीच में युद्ध हुआ था उसके बारे में बेसिकली बना था क्वेश्चन। तो देखिए पहला तो है हल्दी घाटी वाला। हल्दी घाटी का युद्ध है ये 18 जून को हुआ था, 1576 को लड़ा गया था। ये मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। युद्ध का जो स्थल है हल्दी घाटी का में एक संकरा पहाड़ी दर्रा है, ये यहाँ का स्थल है। इसके अलावा एक था थानेश्वर का युद्ध। थानेसर ये 1567 में हरियाणा में सरस्वती जो नदी है इसके तट पर थानेसर के पास में लड़ा गया था। थानेसर का जो युद्ध है जिसे तपस्वियों के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। 1567 की गर्मियों में सरस्वती घग्गर नदी के तट पर थानेसर के पास में मुगल सम्राट जो अकबर है और राजपूत सेना या राजपूतों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। इसके अलावा पानीपत की बात करें, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में पानीपत में लड़ा गया था। ये जो युद्ध है उत्तर भारत के हिंदू सम्राट थे हेमूचंद्र विक्रमादित्य और मुगल सम्राट थे अकबर, इनके बीच में लड़ा गया था। तो ये था पानीपत का दूसरा युद्ध। इसके अलावा एक है आपका तुकारोई का युद्ध। ये अकबर और बंगाल की सल्तनत के बीच में 3 मार्च 1575 को लड़ा गया था। ये युद्ध मुगल सेनाओं द्वारा जीता गया था और इसके परिणाम स्वरूप जो है बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो ये तुकारोई का युद्ध बेसिकली है। ये युद्ध है अकबर के द्वारा। कुछ और भी है जैसे कि अकबर ने कुछ अन्य कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं जिनमें कुछ प्रमुख ये रहे जैसे कि पानीपत का दूसरा युद्ध हो गया, हल्दी घाटी का, थानेसर का, तुकारोई का। ये तो 4 तो ऑलरेडी डिटेल में हमने बता दिया। इसके अलावा गुजरात पर विजय प्राप्त की थी, काबुल पर विजय, कश्मीर पर विजय, सिंध पर विजय, अहमदनगर पर विजय और खानदेश पर विजय। तो ये कुछ और भी युद्ध लड़ाइयाँ लड़ी थी अकबर ने जो कि आपको याद रखना है सभी के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 66 तक थी। इसकी चुनौतियां क्या थी, क्लियर है। तो 1962 में भारत चीन युद्ध
क्या क्या चुनौतियां थी, हम सारी चुनौतियां ही आपको बता रहे हैं। 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था, तो 1962 में भारत चीन युद्ध ने अर्थव्यवस्थाओं में कमजोरियां उजागर कर दी, एक तो ये चुनौती थी। 1965 से 66 में भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ, ये भी इसकी चुनौती थी। 1966 में भीषण सूखा पड़ा था। इसके अलावा मुद्रास्फीति बढ़ी थी, संसाधनों की कमी, और इसके अलावा योजना की लक्षित जो वृद्धि दर थी ये 5.6% थी, लेकिन इसने वास्तविक जो वृद्धि दर हासिल की थी ये 2.8% की थी। तो ये कुछ चुनौतियां थी तीसरी पंचवर्षीय योजना की। इन्हीं में से आपको एक ऑप्शन कोई सा दे रखा होगा। क्लियर है? चलिए थोड़ी डिटेल हम कवर करते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं आर्थिक जो है, देखिए राष्ट्रीय आर्थिक विकास के लिए बनाए जाने वाले कार्यक्रम ये होते हैं पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान्स। भारत और चीन जैसे देशों में पंचवर्षीय योजनाओं का जो इस्तेमाल है ये किया जाता है, और इन योजनाओं के जरिए देश के विकास के लिए रणनीतियां बेसिकली बनाई जाती हैं। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं से जुड़ी कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि भारत ने पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये अप्रैल 1951 से मार्च 1956 के बीच में शुरू की थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है देश के विकास के लिए अहम साबित हुई थी, और इस योजना ने कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया और देश के औद्योगिकीकरण की शुरुआत की थी देश। तो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास किया जाता है, ये चीजें आपको थोड़ा सा देख लेना है। अगला क्वेश्चन है, साल 2022 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती जो है मनाई गई? तो 2022 में 153वीं जयंती मनाई गई महात्मा गांधी की, याद रखिएगा। ऐसे ही 2022 की जगह 2023 जो पूछा जा सकता है, 24 आपका पूछा जा सकता है। यह क्वेश्चन बन सकता है कि साल 2025 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई जाएगी, है ना? तो याद रखिएगा साल 2022 में महात्मा गांधी की 153वीं जयंती मनाई गई थी। इनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को हुआ था 1870 को। गुजरात का जो पोरबंदर है यहाँ पर महात्मा गांधी जयंती पर स्कूल और कॉलेज खास करके जो स्पेशली कार्यक्रम है आयोजित किए जाते हैं तो गांधी जयंती के दिन, और इन कार्यक्रमों में छात्र जो है गांधी जी की जीवनी, उनकी गीत भजन और कविताएं बेसिकली सुनाते हैं। गांधी जयंती बेसिकली ये होता है 2 अक्टूबर को हर साल बेसिकली स्पेशली ये जो है मनाया जाता है। तो गांधी जी से जुड़ी कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि महात्मा गांधी ने अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को आज़ादी दिलाई थी, और दुनिया भर के में कई नागरिक अधिकार जो आंदोलन है इनको प्रेरित किया। संयुक्त राष्ट्र ने गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का भी फैसला किया है। भारत में 2 अक्टूबर को हर साल महात्मा गांधी के नाम समर्पित किया जाता है, जिन्होंने देश को हमेशा अहिंसा के रास्ते पर चलने की शिक्षा दी थी। तो कुछ और भी चीज़ें हैं। इसके अलावा गाइस बजट 2024 से एक क्वेश्चन बना था जो कि एग्जैक्ट नहीं मिल पाया था कि क्या था, बट आप देख कर जाइएगा 2024 का जो बजट है ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका बन सकता है। 2025 का जो बजट है इससे अभी क्वेश्चंस ना बने, हो सकता है एग्जाम के लास्ट तक आपके बनने लगे, पर अभी कम पॉसिबिलिटी है थोड़ी सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था पहला एशियाई खेल। याद रखिएगा पहला एशियाई खेल जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। तो पहले एशियाई खेलों का जो आयोजन है 4 मार्च से 11 मार्च 1951 के बीच में दिल्ली में, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। एशियाई खेलों में एशियाई महाद्वीप के देशों के जो खिलाड़ी हैं यही भाग लेते हैं। तो एशियाई खेलों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद की देखरेख में विनियमित किया जाता है। 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। एशियाई खेलों का जो अगला सत्र है 2022 में ये चीन के हांगझाओ जो है इसमें आयोजित किया गया। इसके अलावा एशियाई खेल वर्ष 2026 में कहाँ पर होंगे? तो जापान का जो नागोया प्रांत है इसमें आयोजित किए जाएंगे। 2022 में चाइना में ये हुआ है, 2018 में जकार्ता में हुआ है, और सबसे पहले जो हुआ था ये नई दिल्ली में हुआ था 1951 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो गेहूं उत्पादन से इसका संबंध है। हरित क्रांति उस अवधि को संदर्भित करती है जब भारतीय कृषि को आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकियों जैसे कि उच्च उपज वाले किस्म के बीज, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशक और उर्वरकों के उपयोग के कारण एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित किया गया था। एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। HYV है ना, हाइब्रिड ये वाला है, उच्च किस्म के बीज है ना। तो बीज को प्रो नॉर्मन बोरलॉग द्वारा विकसित किया गया था, याद रखिएगा। और हरित क्रांति शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम विलियम गॉड ने किया था। विलियम गॉड ने किया था हरित क्रांति शब्द का सबसे पहला प्रयोग। और नॉर्मन जो बोरलॉग है ये विश्व में हरित क्रांति के जनक है। भारत में हरित क्रांति के जो जनक है ये है MS स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के जो जनक है नॉर्मन बोरलॉग है। और नॉर्मन जो बोरलॉग है HYV बीज जो है इनके द्वारा ही विकसित किया गया है। हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा? तो ये विलियम गॉड के द्वारा गढ़ाया गया। ये इसलिए हम रिपीट करके बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आगे आपका बनेगा यहाँ से। 1965 में शुरू हुआ था, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई,
गेहूं उत्पादन के लिए सबसे उपयोगी ये रहा, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए लेकर आए, जैसे कि यहाँ पर उत्पादन दर का संबंधित क्रांति कौन से क्रांति किससे रिलेटेड है, ये आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन आगे आपका बनेगा। तो गेहूं उत्पादन से संबंधित जो क्रांति इसको हरित क्रांति कहा जाता है, 1965 में स्टार्ट हुई थी, ये तो ऑलरेडी हमने बता दी है। दूध उत्पादन की बात करें तो इसको श्वेत क्रांति कहा जाता है। यह श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से, 1970 में हुई थी। रजत क्रांति किससे संबंधित है, अंडे के उत्पादन से। गोल क्रांति ये आलू उत्पादन से है, और गोल्डन फाइबर क्रांति ये जूट उत्पादन से है। इन सभी क्रांतियों को अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है, तो मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है या उल्लेख है, यह भाग 3 में देखने को मिलता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। इन अधिकारों की जो गारंटी है भारतीय नागरिकों और कुछ मामलों में सभी व्यक्तियों को दी गई है। तो संविधान में भाग 3 जो है, इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनका नाम क्या है, तो फातिमा बीबी जो है इनका नाम है। देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस फातिमा बीबी, जिनका 96 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने जो है कोल्लम जिले में एक निजी अस्पताल जो है इसमें 23 नवंबर की सुबह अंतिम सांस ली। 1989 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बनी और 29 अप्रैल 1992 तक इस पद पर रही। रिटायरमेंट के बाद में वे नेशनल ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है इसके सदस्य रही थी, और बाद में उन्हें जो है तमिलनाडु गवर्नर का जो पद है ये भी मिला था। तो राजीव गांधी हत्याकांड के 4 दोषियों की दया याचिका को अस्वीकार करने के बाद में उन्होंने जो है गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है ये कितना है, ये क्वेश्चन है एक। और एक ये, जाति संघर्षों के कारण असम में किस साल की जनगणना जो है ये नहीं हो पाई थी। तो ये 2 क्वेश्चन से डिफरेंट टाइप के है जनगणना सही क्वेश्चंस आपके। अब ये एग्जैक्ट ये नहीं पता चल पा रहा है कि दोनों क्वेश्चंस एक ही थे ये अलग थे, जहां तक देखने को लग रहा है अलग अलग क्वेश्चंस थे, बट फिर भी हमने एक ही में डाल दिए। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत का लिंगानुपात कितना था, तो 943 था। एक क्वेश्चन है, जातीय संघर्षों के कारण असम में किस साल जनगणना जो है नहीं हो पाई थी, 1981 में नहीं हो पाई थी, 1981 में। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का जो लिंगानुपात है 943 था। इसका मतलब है कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। 2011 में बाल लिंगानुपात 919 था, यानी हर 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं थी, है ना। तो बाल लिंगानुपात की ये बात की जा रही है, ओवरऑल लिंगानुपात 943 है और बाल लिंगानुपात है 919, तो याद रखना है। भारत की जनगणना से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी आपको कवर करवा दे, जैसे कि भारत की पहली जो जनगणना है ये साल 1881 में हुई थी। साल 1949 के बाद से भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत जनगणना जो है ये कराई जाती है। तो साल 1951 के बाद की सभी जो जनगणनाएं हैं साल 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत कराई गई है। ये पॉइंट इससे ऑलरेडी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे, तो प्राकृत भाषा में देखने को मिलते हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में थे, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त जो शिलालेख है लघु शिलालेख और स्तंभ शिलालेख शामिल है। सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली जो लिपि है यह ब्राह्मी लिपि थी। आधुनिक पाकिस्तान में पाए गए शिलालेखों में खरोष्टी जो है इसका व्यापक रूप से उपयोग किया गया था। नेक्स्ट है, एटीएम किस क्षेत्र में आता है, तो तृतीयक क्षेत्र में आता है, जिसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो एटीएम जिसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का एक हिस्सा है और यह तृतीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र में सेवाएं बेसिकली दी जाती है, सेवा क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस स्वामीनाथन की जो मृत्यु हुई कब हुई, इनका निधन कब हुआ, इस तरह से भी बोल सकते हैं 28 सितंबर को 2023 को। एमएस स्वामीनाथन के नाम से लोकप्रिय महान कृषि वैज्ञानिक और देश की हरित क्रांति के प्रमुख वास्तुकार मनकोम्बू साम शिवन स्वामीनाथन का फुल फॉर्म है नाम का। 28 सितंबर 2023 को सुबह 11:30 बजे के लगभग, है ना, 11:20 पर चेन्नई में स्थित इनके आवास पर निधन इनका हो गया, जो कि 98 वर्ष की आयु के थे। तो याद रखना है एमएस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंडलीफ की आवर्त जो सारणी है किस पर आधारित थी, तो ये परमाणु भार पर आधारित थी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। 1869 में दिमित्री मेंडलीफ ने बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित 360 यानी 63 ज्ञात तत्वों को शामिल किया। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या जो है इस पर आधारित है। परमाणु क्रमांक उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डोबे राइनर का जो त्रिक सिद्धांत है कब आया था, तो ये 1817 में आया था। डोबे राइनर का त्रिक नियम जो है साल 1817 में दिया गया था।
जर्मन रसायनज्ञ जोहान वोल्फगैंग डोबेराइनर ने इस नियम को दिया था। डोबेराइनर के त्रिक नियम के बारे में अगर बात करें तो इस नियम के मुताबिक 3 तत्वों के समूह को त्रिक कहा जाता है और इन तीनों तत्वों के रासायनिक गुण और प्रवृत्ति जो है बेसिकली एक जैसी होती है। अगला क्वेश्चन है उत्कर्ष गैस, है ना, उत्कर्ष गैस किस समूह में रखी जाती है? तो उत्कृष्ट गैस ये है, उत्कर्ष की जगह उत्कृष्ट कर लीजिएगा। उत्कृष्ट जो गैस है ये 18वें समूह में रखी जाती है, 18 समूह में, समूह 18 में। तो उत्कृष्ट गैस है आवर्त सारणी के समूह 18 में रखी जाती है और इन गैसों को नोबल गैस भी कहा जाता है। तो उत्कृष्ट गैसें जो है रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। ये गैसें बहुत स्थिर होती है और शायद ही कभी किसी दूसरे तत्व के साथ प्रतिक्रिया ये करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए गाइज यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं आपको, यहाँ पर 20 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये 20 क्वेश्चंस हमने कवर करवा दिए। कुछ 2-3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा मिले हैं तो हमने उनको देखा है कि वो कुछ लोग बता रहे थे कि आए हैं, कुछ लोग बता रहे थे कि नहीं आए। तो हमने सोचा कि हम आपको इनको कवर ही करवा दें, क्योंकि आपकी हो सकता है आगे के दिन में ये क्वेश्चंस बन जाए यहाँ से, तो आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बाकी उनमें से कुछ क्वेश्चंस जो है, जो 20 क्वेश्चंस कवर करवाने के बाद में कुछ क्वेश्चंस जो थे, 4 क्वेश्चंस मिले, उनमें से 1-2 क्वेश्चंस आए थे, 1-2 में कन्फ्यूजन था, इसलिए हमने सारे करवा दिए ताकि आपके आगे के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है। बिना इंपॉर्टेंट तो कवर नहीं करवाते, जो कि इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने देखा कि ये आगे आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, इसलिए हमने कवर करवा दिए। आज जिन्होंने एग्जाम दिया था वो आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर डालकर 1-2 आए थे जो, और जो नहीं आए थे, इस टाइप से 1-2 कौन से आए थे, कौन से नहीं आए थे, इस टाइप से आप बता दीजिएगा ताकि पता भी चल पाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरकार के कितने अंग है? तो 3 अंग है सरकार के। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय जो सरकार है, इनके सभी स्तर पर ये तीनों अंग बेसिकली होते हैं। तो भारत में त्रिस्तरीय, आपको याद रखना है, 3 अंग होते हैं सरकार के। अगला क्वेश्चन है 2024 में प्रवासी भारतीय दिवस जो है कौन सी स्वर्ण जयंती मनाई गई? तो 25वीं स्वर्ण जयंती मनाई गई 2024 में। प्रवासी भारतीय जो दिवस है, प्रवासी भारतीय दिवस PVD, इसकी 25वीं स्वर्ण जयंती मनाई गई। प्रवासी भारतीय दिवस जो है हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे, है ना। तो प्रवासी भारतीय दिवस ये है 2024 का, जो कि 25वीं मनाई गई, 2025 में 26वीं मनाई गई, है ना। तो आप याद रखिए 24 में 25वीं, 25वीं में 26वीं, इस तरह से आपको आसानी से याद रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने जीके के कवर करवा दिए आपको, जितने भी हमें मिले थे, और मोस्टली क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए सेम टू सेम हमने कवर करवाने की कोशिश की है। और अभी वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि अभी हम और भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है ये कवर आपको करवाने वाले। देखिए और भी हिंदी के भी हमारे पास में अवेलेबल है, मैथ्स रीजनिंग के भी हम आपको आगे कवर करवाएंगे। क्लियर है गाइस? आगे बढ़े इस वीडियो में थोड़ी सी अपडेट दे दें। ये हमारी SSC GD की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर दी जा रही है, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा, डेमो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है। और ये लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, जो कि आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा, है ना। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरी तो कांटेक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। ये RPF कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो कि डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। कोई भी दिक्कत है तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। 500 से अधिक टेस्ट है इसमें भी, RPF कांस्टेबल में भी, इसमें भी 500 से अधिक टेस्ट है, 200-250 को समथिंग PDF नोट्स, स्टडी मटेरियल, ई बुक्स वगैरह दुनिया भर की चीज़ें अवेलेबल हैं। आपको किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पर इसको परचेस करने के बाद में, क्योंकि हर चीज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। तो आप जरूर से जाकर चेकआउट करिएगा। ये हमारी RRB NTPC के स्पेशल है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसमें भी सेम टू सेम चीज़ें आपको मिलेगी। 500 से अधिक टेस्ट है, 250 के समथिंग PDF नोट, स्टडी मटेरियल है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सेक्शनल में करंट टेस्ट आपको मिलेंगे। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज है, ई बुक नोट्स, स्टडी मटेरियल, सारी चीज़ें PDF सब कुछ आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरी से कॉन्टैक्ट है, अभी हम आपसे हमसे कर सकते हैं। एक बार जाकर जरूर से चेकआउट आप कर लीजिएगा। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं जो कि MP की स्पेशल एग्जाम की तैयारी करें, तो इसमें आपके आबकारी आरक्षक के लिए स्पेशल नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, आपको बताइए। जेल प्रहरी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, जल्दी वैकेंसी आने वाली है। और पुलिस कांस्टेबल के लिए भी इसका रास्ता भी साफ हो चुका है, आपको बताइए। और पुलिस SI का भी आपका रास्ता साफ हो चुका है, इनकी भी एग्जाम जल्दी होने वाली है। तो इन सभी के लिए हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, जो कि नाम मात्र की प्राइस पर अभी आपको दी जा रही है। तो लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक एनरोल नहीं किया तो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं हिंदी की। देखिए हिंदी का जो पहला क्वेश्चन बना है, ये बना है हर्ष का विलोम क्या है? तो विषाद हो जाएगा, हर्ष का विलोम विषाद हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची क्या है? तो पंकज हो जाएगा, सरोज, जलज, नीरज, अंबुज, अरविंद, नलिन, उत्पल, पुंडरीक और तामरस, ये सभी जो है ये कमल का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आपका बन रहा है, तो इन्हीं में से एक आपका क्वेश्चन पूछा गया होगा। नेक्स्ट है आपका खेद होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? किसी अपराध या त्रुटि पर होने वाला जो दुख या पश्चाताप है, इसको खेद होना मुहावरे का अर्थ ये है, तो यही ऑप्शन में आपको मिला होगा। अब हम आपको टॉपिक बता देते हैं कुछ। देखिए, गद्यांश से 5 क्वेश्चन सीधे सीधे बने, रचनाएं पूछी गई, विलोम से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, विष्णु का पर्यायवाची पूछा गया है। तो नारायण माधव दामोदर, है ना, नारायण माधव दामोदर गोविंद केशव चक्रपाणी जनार्दन मुकुंद कमलाकांत और लक्ष्मीपति, ये सभी इस पर्यायवाची हैं। तो इन्हीं में से एक आपको दे रखा होगा जो कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। व्याकरण में से 2 प्रश्न क्वेश्चन पूछे गए आपके। तत्सम तद्भव जो है इसे 1 क्वेश्चन बना है, बहुवचन से 2 क्वेश्चन है, वाक्य शुद्धि से 5 क्वेश्चन है और मुहावरे भी आपका पूछा गया है। बस की अगर अपन बात करें, अलजेब्रा से आपका क्वेश्चन बना है। इसके अलावा आपका क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन से बना है, ट्रिग्नोमेट्री से आपका क्वेश्चन बना है, परसेंट से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बने, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन बने हैं, SICI से 1 क्वेश्चन बना है और औसत से आपका 2 क्वेश्चन बने हैं, ज्योमेट्री से क्वेश्चन बना है, DI से क्वेश्चन पूछा गया, नंबर सिस्टम से पूछा गया है, LCM HCF से 2 क्वेश्चन बने हैं। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन बना है, रेशियो से 2 से 3 बने हैं, पाइप और टंकी से बना है, ट्रेन से 3 क्वेश्चन है, एजेस वाला क्वेश्चन था, समय कार्य से 1 क्वेश्चन है, अनुपात से 2 क्वेश्चन पूछे गए, है ना। हो सकता है और भी टॉपिक पूछे गए हों, क्लियर है। बाकी हमें जितना मिला है हमने आपको उतना ही बताया है। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बनाए, नंबर सीरीज पूछी गई, वेन डायग्राम से क्वेश्चन बनाए और एनालॉजी से भी क्वेश्चन बनाए। इसके अलावा 5 से 1 क्वेश्चन बनाए, मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन बनाए, सिलोजिज्म से क्वेश्चन पूछा गया, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन बने, मिरर इमेज से क्वेश्चन बनाए आपका, काउंटिंग फिगर से 2 क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन थे, फिगर सीरीज से क्वेश्चन था, वर्ड फॉर्मेशन से क्वेश्चन था, वर्गीकरण से क्वेश्चन था, सिमिलर सेट से क्वेश्चन था, सिटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन थे, कथन निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन था, बदल से 1 क्वेश्चन था। तो ये हमने ओवरऑल आपको बता दिया, यानी कि जीके का हमने आपको बता दिया, जिसमें जीके का करंट अफेयर था शामिल, इसके अलावा जीएस भी इसमें था, है ना। हिंदी का आपको हमने बता दिया, हिंदी में, मैथ्स में आपने आपको बता दिया और रीजनिंग में हमने आपको बता दिया। चारों सब्जेक्ट का ओवरऑल रिव्यू हमने दे दिया, किस तरीके से आज का आपका पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का। सेकंड शिफ्ट का वीडियो भी जल्द आपके लिए आने वाला है, सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट आप कर लीजिएगा। ये SSC GD के लिए स्पेशल है, सिर्फ 79 की, ये तीनों सिर्फ 79 की है। तो अगर अभी तक इनरोल नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, बेस्ट टाइम है इनरोल करने का, क्योंकि यहाँ पर आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग ही पूरा का पूरा मटेरियल है। जाकर एग्जाम से पहले आप अच्छे से यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरी तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जेल प्रहरी के लिए, पुलिस आरक्षक की है, इसके अलावा ग्रुप 4 की भी है, पुलिस कांस्टेबल के सांसद, पुलिस SI की भी है, MPSI की। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर जरूर से चेकआउट आप कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस की प्रॉपर तरीके से आपको PDF भी मिल पाए, ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर पाएं, क्लियर है, एनालिसिस के साथ साथ, तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जरूर से जाकर चेकआउट आप कर लीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।